अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नून लीग के लिए जश्न का समा है। PP 52 समड़ियाल के इलेक्शंस थे और उसमें दोनों जानिब से खूब कांटे का मुकाबला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिशें कर रही थी कि ये सीट हमें मिल जाए, लेकिन बिलाखिर जब ये इसका रिजल्ट आया तो हिना अरशद वड़ाइट साहिबा, जिन्होंने ये इलेक्शन अपने नाम किया है और 78,702 वोट की भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता है। फिर वो आबदीदा भी हो गई जब मनाजिर हमने देखे, जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की। उनके घर में जश्न था, नून लीग के वहाँ पर लोग आए हुए थे, नून लीग की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने इस जीत को अपने वालिद मरहूम और मरियम नवाज शरीफ के नाम किया है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और जो PTI के हल्के हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली नहीं, धांधले हुए हैं, बल्कि अब तो फॉर्म 45 पहले से ही तैयार कर लिया गया था और सब कुछ जो है वो इसमें सिर्फ जो एक खानापुरी की गई है वोट डालने की, इन लोगों ने सब कुछ प्रिंट करके रिजल्ट्स वगैरह पहले बनाकर रख लिए हुए थे। इस किस्म की धांधली, प्री प्लान धांधली की गई है। अलबत्ता नून लीग में खूब जश्न मनाया जा रहा है और उनकी ये हुकूमत के दौरान ये इलेक्शन आना, फिर भारी अक्सरियत में तकरीबन आधे वोटों का फ़र्क है जिससे लीड हासिल किया है, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसको नून लीग खूब मना भी रही है। लेकिन नवाज शरीफ अलबत्ता पाकिस्तान में नहीं है, वो इंग्लैंड चले गए हैं, वो वहाँ से बयान दे रहे हैं, उनको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन नून लीग की ये जो समड़ियाल की विक्ट्री है, वैसे कोई बहुत बड़ा मतलब ये इलेक्शंस तो नहीं था, पहले भी ये सीट नून लीग के पास ही थी, लेकिन अब उसको दोबारा बाई इलेक्शंस में ले जाना, ये भी बात ठीक है। इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राज साहब, PP 52, आप तो नहीं मानेंगे कि कोई धांधली, कोई कुछ हुआ है। आप मतलब जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो नून लीग को एक बड़ी फतह हुई है। देखिए जी, मैं क्यों नहीं मानूंगा, अगर जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए। और नून लीग की स्पोक्समैन उस्मा साहबा इस पे बात कर चुकी और वो ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, वो उस पर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ देंगी। मैं तो इसका तज़िया इस तरह से कर सकता हूँ कि देखें, नून लीग एक बड़ी लीड के साथ जीती है। नहीं, पहले भी सीट उनके पास ही थी, उन्हीं के पास थी, लेकिन मोस्टली होता यह है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट कई जगह से लूज़ भी कर जाती है। लेकिन अक्सर देखने में यह आया कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट ही जीतती है, उसी गवर्नमेंट में एग्जैक्टली। लेकिन ये तो एक फैक्ट है, माजी की सारी तारीख को अगर सामने रख लें, इंतखाबी तारीख को। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि PTI किस बेस के ऊपर इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। कभी ज़िंदगी में वो बात सियासत के अंदर या ज़ाती ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए जिसकी बेस उस तरह से बन ना सके। जब आप बात करते हैं कि जी आप यकीनन जीतेंगे, आपको इतना वोट पड़ जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट उल्ट आता है, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो सियासत के अंदर ठीक है, बड़कबाजी चलती है, बड़ी बड़ी बातें भी चलती हैं, जज्बाती बातें भी चलती हैं, लेकिन कौन इतना बेहतर तरीके से खेलता है ये बेसिकली डिपेंड करता है। अच्छा, मरियम साहबा ने पंजाब के अंदर काम तो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जितना नून लीग पंजाब के अंदर काम कर रही है। अभी आप देखें कि पूरा लाहौर की कोई सड़क आपको नज़र नहीं आएगी। समड़ियाल में क्या कर दिया उन्होंने कमाल, कुछ ऐसा ये जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं ना, ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, पता नहीं आपको कवर करने का कभी मौका मिला कि नहीं, हमें मौका मिला, बिल्कुल किए। वहाँ पे बिलियंस रुपए लगते हैं, रातों रात सड़कें बनती हैं, रातों रात वहाँ पे वो काम होते हैं, लाइट्स ठीक हो जाती है, जो आपने मुंह से निकाला वो 5 मिनट में हो जाता है, सारी मशीनरी उस पर काम कर रही होती है। चलो, लोग तो तरसते हैं, लोग ख्वाहिश करते हैं कि या अल्लाह साडा हल्के च भी ज़िमनी इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल राज साहब, एक बात दिल से बताएं कि गवर्नमेंट ने या ऑपोजिशन ने, कोई भी पार्टी है, उन्होंने हमें अभी तक सड़कों पे, गटरों पे रखा हुआ है। जो बुनियादी चीजें हैं, हम उनसे तालीम पे, सेहत पे, नौकरियों पे बातें नहीं कर सकते, उन्होंने हमें रखा ही उस पर। यही फिजा बदकिस्मती है कि आपका जो लीडर कम है, सियासतदान ज़्यादा है। सियासतदान की नज़र होती है अगले इलेक्शन के ऊपर, जो लीडर होता है वो नस्ल को देख रहा होता है, अगली कौम को देख रहा होता है कि इसकी नेशन बिल्डिंग कैसे होनी है, इसको आगे लेके कैसे चलना है। सड़कें, सोलंग, नालियों की बेस के ऊपर यहाँ वोट मिलते हैं, यहाँ पे कोई सोल्यूशन की बात नहीं करता, नेशनल इशूज़, नेशनल एजेंडे की बात नहीं करता। जब आप नेशनल इशूज़ पे या एजेंडे के ऊपर आएंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए तैयार होंगे। क्योंकि 77 साल से आपने लोगों को सड़कें, सोलंग, नालियों के अंदर ही उलझाया हुआ है, तो लोग उसी की बात करते हैं। थाने कचहरी की सियासत से लोग निकल ही नहीं सके आज तक। तो मैं ये कह रहा था कि लोग तरसते हैं, लोग दुआएं करते हैं कि यार साढ़े हल्के से भी कोई ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, ताकि बाई इलेक्शन के अंदर हमारे सारे काम एक तरह से वो हो जाएंगे। तो समड़ियाल के जाके देखें, जो लोग वहाँ ऑन ग्राउंड थे वो सारे के सारे बता रहे हैं
कि वहाँ पे बड़े काम हुए, वहाँ पे बड़ा पैसा लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को वोटरों को दिए गए हैं कुछ थैलियों में डाल के। तरक्याती काम है, डेवलपमेंट है, जो चीज़ें नहीं हो रही होती रूटीन में वहाँ पे फिर फोकस होता है। पूरी गवर्नमेंट चूँकि एक ही इलेक्शन लड़ रही होती है, पूरी अपोजिशन भी एक ही इलेक्शन में फोकस्ड होती है। जैसे डार साहब, रिहाना डार, तमाम पीटीआई के लोग वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए होते, इसी तरह गवर्नमेंट के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। अब सवाल आप ये कर सकती हैं कि क्या ये सरकारी वसाइल या मिनिस्टर्स को सरकारी गाड़ियों पे किसी हल्के में जाना चाहिए? ये कल भी गलत था, आज भी गलत है, और हर दौर के अंदर ये जो तमाशा लगता है ये नहीं होना चाहिए। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी वसाइल वाली बात तो होगी। राणा साहब, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी खफा है? ये सीट पहले भी नून लीग के पास थी, अब उन्होंने एक भारी लीड से ये जीत ली है, तो क्यों धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उन्हें तो तालियां बजानी चाहिए। जिस तरह वहाँ पे प्री पोल रिगिंग शुरू हुई, जुल्फकार साहब जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे तरक्याती काम में, आपको पता है इलेक्शन कमीशन इस मामले में उसकी मेरा ख्याल है आजकल आशूब चशम के कोई वबा चल रही है जिससे नज़र नहीं आता। अदरवाइज़ जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे आप तरक्याती काम नहीं करा सकते, कोई काम नहीं हो सकता। उन हलकों के अंदर वुज़रा जा नहीं सकते बाय रूल जी, ठीक है ना, उनको नोटिस जारी है। लेकिन मेरा ख्याल है आशूब चशम की वजह से इलेक्शन कमीशन को नज़र आना बंद हुआ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी कल सारा दिन चूँकि इस इलेक्शन के साथ जुड़ा रहा, इंफॉर्मेशन आती थी, तो जो पहले लम्हे से माहौल वहाँ बन गया था और जिस तरह बकौल पीटीआई के उनके मुताबिक वहाँ पे पुलिस इंतज़ामिया जिस तरह से सारा एक्ट कर रही थी, तो रिजल्ट मुझे बहुत पहले से पता था कि क्या होने जा रहा है। पुलिस भी मिली हुई है, आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पीटीआई कह रही है, पीटीआई, ठीक है ना। जो उन्होंने कहा मैं आपको वो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि उनके बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि अलिया हमजा का डीएसपी से जब मुकालमा हुआ तो डीएसपी साहब से उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंदर, तो उन्होंने कहा हम आपकी हिफाजत के लिए आए। तो उनका असल खतरा तो ताड़े नाल ही है, सानू तुसी साड़ी हिफाजत की करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जिस तरह वहाँ पे एक ताकत के ज़रिए, इंतज़ामिया के ज़रिए, कम्बिनेशन बहुत अच्छा था। ख्वाजा आसिफ भी वहीं थे जी, रेहाना डार भी वहीं थी, हाँ जी। मेरे ख्याल प्रिजाइडिंग अफसर भी वही था जो सियालकोट के अंदर था, वही यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उन्होंने रिस्क ही नहीं लेना, जो पहले से कामयाब लोग हैं हाँ, उन्हीं को आजमाएं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, लेकिन एक इसमें पीटीआई को बड़ा फायदा हुआ। क्या? सॉरी, कि पीटीआई एक जो पंजाब में खौफ की फिजा थी ना कि पीटीआई इकट्ठी नहीं हो सकती, बाहर नहीं निकल सकती, इज्तिमा तो अभी भी नहीं होने दिया। हाँ। और वो तो तितर-बितर हो गया, बिखर गई है। कैंप नहीं लगने दिए, उनके कैंपों को उखाड़ दिया गया, रैलियां नहीं निकलने दी गई। लेकिन इसके बावजूद एक अरसे बाद पंजाब में पीटीआई ने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की और इसका क्रेडिट आलिया हमजा और बाकी लोगों को। आलिया हमजा ने जिस तरह फ्रंट से लीड किया और जिस तरह लोगों को बाहर निकाला। दो इलेक्शन होते हैं, एक वो होता है जिसका रिजल्ट शाम को आ रहा होता है, एक इलेक्शन वो होता है जो अवाम अपनी आंखों से देख रही होती है। अवाम ने अपनी आंखों जिससे जो फतह देखी वो ठीक है, शाम को नहीं मिली होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने एक ऐसा छक्का मारा जो अब उन्हें आगे जाके फायदा देगा। वो जो लोगों के अंदर एक खौफ की फिजा थी, आलिया हमजा और उनकी टीम ने वो तोड़ने में वो कामयाब हो गई। बाकी ये देखिए राणा साहब, आप लीड देखिए, उनको 78,702 वोट मिले हैं और अगर धांधली हुई भी है उनको तो सिर्फ 39,018 वोट। मैं तो नहीं कह रहा ठीक है, ये वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया, लेकिन गालिब साहब का एक शेर है। क्या जी? वो कहते हैं दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो जब रेहाना डार रात को 55,000 वोटों से जीते और सुबह ख्वाजा आसिफ 70,000 वोटों से जीत जाए, तो ये तो बड़ी मेरा ख्याल है ईमानदारी वाली बात है। मैं तो यही तो मैं कह रही हूं। मैं को कमेंट नहीं कर रहा है, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो माजी से मैंने सीखा। और एक जुमला और सुन लिया, फाफिन की एक रिपोर्ट जुल्फकार राज साहब में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जेड़े बेईमानी के तरीके ने ना 2023 के इलेक्शन हुए ना, 24 के इलेक्शन 8 फरवरी वाले, उनका उसमें 27 नए तरीके ईजाद किए बेईमानी के हमारी मकबूल तरीन जमात ने। अच्छा। वो 27 तरीके पहले हिस्ट्री में नहीं थे।
नए तो लेटेस्ट नए वक्त के लेटेस्ट तकाज़ों तो मैं के ये साथ। समझता हूँ कि जितनी इन्वेजन ये हमारे साहिबान कर रहे हैं, ठीक तो है। ये तो तारीख के अंदर एक किताब लिखी जानी चाहिए जदीद कि तकाज़ों के साथ। दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों के साथ आप बेईमानी कैसे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक किताब लिखी जानी ठीक चाहिए। हो गया राणा साहब। राणा साहब वैसे बात ठीक है, पीटीआई को क्यों कैंप्स नहीं लगाने दिए गए, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। चले 8 फरवरी वाली तो समझ आती है, ये एक तो इकलौता इलेक्शन था, इसमें तो अपना वो कर लेते जो उनका शौक पूरा करना था। देखिए जी, हमारी मासूम ख्वाहिशें हैं, आपकी भी मेरी भी। राना साहब भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जब पावर पॉलिटिक्स हो रही होती है, ताकत की लड़ाई हो रही होती है, उसमें असूल व ज़वाबत और ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो बेसिकली जो बुनियादी चीज़ है, फिर राना साहब कहेंगे जी राहत साहब चूँकि ये कह रहे हैं तो बात मेरी चीज़ों से इत्तेफाक भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बेबस नज़र आता है। इंडिया ये बॉर्डर क्रॉस कर लें, इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है 1.5-2 अरब की आबादी में, अगले 24 घंटे में पूरा रिजल्ट आ जाता है। हमारा महीना रिजल्ट लटका रहता वहाँ है। पे भी दबा के होती है चीज़। वहाँ नहीं, वहाँ पे पूरा बड़े पावरफुल है इलेक्शन कमीशन, उसका अपने पास हेलीकॉप्टर है, वो विजिट्स करता है, वो एक्शन लेता है, मौके पर सजाएं देता है। हमारे यहाँ क्या बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन एक SOPs जारी कर देता है जी इस इलेक्शन में इतने पैसे खर्च होंगे, और उतने पैसों से चंद बैनर नहीं लग सकते जितने वो अलाउ करता है। जी ऐसे ही है। वहाँ पे बिलियंस रुपए लग जाते हैं, बिलियंस, और कोई उम्मीदवार नाअहल नहीं होता। किसी से पूछा नहीं जाता कि भाई आपको तो अलाउ था सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगाना, तो आपने लगा दिया 100 करोड़, या आपने 10 अरब रुपए लगा दिया। तो यहाँ पे लाहौर के अंदर राम साहब उस दिन बात कर रहे थे, ऐसे बदकिस्मती से हल्के भी थे जिसपे बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है फिर कि सियासत के अंदर ट्रांसपेरेंसी मस्ट है, होनी चाहिए। Exactly. ताकि अहले सियासत जो गिला करते हैं ना जी कभी फलां आ गया उनकी स्पेस ले ली, ताकि ये स्पेस सियासतदानों के इलेक्शन पास कमीशन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाए। है ना अरशद वड़ाइच साहिबा, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है PP बावन समड़ियाल से, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। है ना साहिबा, बहुत शुक्रिया और बहुत वार्म वेलकम, और मुबारक भी आपको। आप लोगों ने तो मेला लूट लिया। अब फिर ऑपोजिशन वाले जो भी इल्ज़ाम लगाए, आप लोग तो कामयाब हो गए हैं, क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत से मुझे नवाजा है। ऑपोजिशन वाले तो कहते रहते हैं, लेकिन जितना फेयर इलेक्शन इस बार हुआ है शायद ही हुआ हो, क्योंकि एक दफ़ा भी किसी चीज़ के लिए किसी भी पार्टी को रोका नहीं गया, और ना ही मुझे कोई परेशानी उठानी पड़ी किसी किस्म की। राइट, ठीक हो गया। मतलब पूरी इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत थी PTI को भी, पीपल्स पार्टी को भी। जी, और हम लोगों ने इक्वली कैंपेन की है। PTI वाले हमारे साथ से गुजर के कैंपेन करते रहे हैं, तो इस तरह के तो एलिगेशंस बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है लगाना। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब अब ये कोई चैलेंज करने वाला तो इसार राणा साहब और जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। इसार राणा साहब भी आपसे सवाल जी, करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीना साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। अभी जो फिजा आपसे बात कर रही थी, तो क्या वजह है कि PTI की तो समझ आती है इलेक्शन धांधली का शोर मचाना, लेकिन पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, और उनके जो साबिक वजीर आजम है, वो कल उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतनी बदतरीन धांधली हुई है और कैंप नहीं लगने दिए गए, और जिस तरह के इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलके सामने वालों को कुचला है, हालांकि ये सीट तो आपकी आबाई सीट है। तो क्या वजह कि आपकी अपने इत्तेहादी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं उनके बारे में पर्सनली तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन आप लोग भी सारा दिन मीडिया कवरेज भी चल रही थी, कहीं पे भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी पूरे हलके में घूम रही थी, कि उनके कैंप्स ना लगे हों। हर जगह उनके कैंप्स लगे हुए थे, उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ है कि उनके कैंप्स नहीं लगने दिए। और उसके बाद अगर नहीं ऐसा कुछ था तो वो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया कहीं पे भी? मेरे तो सुनने में कहीं नहीं आया कि उनके साथ कोई ज्यादती की गई हो। अच्छा, इस पे हिना साहब, मैं जुल्फकार राहत बोल रहा हूँ। ये बताइएगा कि ये जो विक्ट्री आपको मिली है, आप ये समझती हैं कि मरियम साहबा की जो एफर्ट्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, उसकी बदौलत मिली है? आपने पार्टी के लिए वहाँ हल्के में ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है,
किस वजह से आपको इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, इसके पीछे राज क्या समझती हैं आप? जी, ये दोनों चीज़ें ही साइड बाय साइड हैं। मरियम साहिबा के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं और जितना काम उन्होंने कर दिया पंजाब में, उस चीज़ का मुझे बहुत एज मिला। उसके बाद जैसे ही ये जंग वाला मामला हुआ और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी, वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया पार्टी के लिए। और थर्ड पे जो है वो मैं अपने फादर की गुडविल कहूँगी, जिन्होंने इतना काम किया हल्के में, और उसकी वजह से लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। और मैंने अपनी कैंपेन थ्रू आउट जो है वो डोर टू डोर रखी और जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स किए, तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैं लोगों को घरों में जाके मिल के आई हूँ। ठीक हो गया। अब आई होप सो कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, वरना यूजुअली होता ये है कि वोट तो मिल जाते हैं, उसके बाद कोई नजर आता नहीं है। बट आई होप सो आपने जैसे डोर टू डोर कैंपेन किया है उसको आप आगे भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। ये देखे जी नाना साहब, अब वो कह रही हैं कि इलेक्शन कैंपेन करने के लिए पूरी इजाज़त मिली। इवन पीपल्स पार्टी के भी कैंप लगे हुए थे, उनका तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है। नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो लाज छितर लवे ते कि जेड़ा भी मेरे खिलाफ गल करेगा वो सीधी तैसी, ठीक है ना। वो तो उनकी मेहरबानी, बस वो इतना ही कह रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये है कि मेरा प्यारा जुल्फ़कार राहत, मैं इसे को फॉलो करता हूँ, ये भी मुझे खैर चुप के फॉलो करता है लेकिन बात यह है कि ये खुद कह रहा है और ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का वजूद कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सिर्फ सफ़ेद हाथी है जिसे हम पालने के लिए अपने खून पसीने की कमाई से इनके तनख्वाहें, टीए डीए, इनकी मराद देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको ये कहा जाए कि शफाफ है। ये ताकतवर के सामने अंधा हो जाता है, ठीक है, और इसे कुछ नजर आना पड़ेगा। जी पीपल्स पार्टी भी झूठ बोली, वो आपका साबिक वजीर आजम है यार, वो कोई आम आदमी नहीं है जो पीपल्स पार्टी के जो कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे इलेक्शन जो है ये धांधली हुई है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, मैं उन लोगों की बात को कोट कर रहा हूं। लेकिन एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो इतना नाअहल है कि उसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए क्योस में डाल दिया, हमेशा के लिए एक अदम इस्तेकाम सियासी का शिकार कर दिया। सिर्फ एक नफरत में, एक शख्स को हराने की नफरत में आपने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जो है ना एक गिरवी रख दिया। और आप अब भी आपको समझ नहीं आ रही अभी तक क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर रखा जा रहा, क्यों एक पुराने से काम लिए जा रहे हैं, क्योंकि उससे अच्छी फैसिलिटी कोई नहीं दे सकता। नहीं, फैसिलिटी क्या देनी है, ये हर इलेक्शन में होता है राना साहब, जो ऑपोजिशन में पार्टी आ जाती है। पीपल्स पीटीआई के दौर में 4 बाई इलेक्शन इमरान खान हार गया था उसकी हुकूमत में। आप ये ना कहें कि जी ऐसा हमेशा होता है, उसके दौर में बाई इलेक्शन 4 पीटीआई हार गई थी, क्योंकि उस दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के आने में सब कुछ नहीं किया गया था। बहुत ज्यादा थी, सर्दियों के इलेक्शंस थे। ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस। मुस्लिम लीग नून ही थी ऐसी जमात जिसने पाकिस्तान को मिसाइल भी दिए और एटमी कुव्वत भी बनाया, और ये सब क्रेडिट लिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से। बड़ा हल्के में कहा जा रहा था कि क्यों नवाज शरीफ नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, कोई एक बयान क्यों नहीं दे रहे। लेकिन नज़मा बुखारी बार बार हमें ये मीडिया टॉक हमने सुने कि वो कहते नहीं कि उन्होंने ही सारा कुछ अपने भाई को, सब मुशावरत से, नवाज शरीफ की मुशावरत से पूरे का पूरा प्लान तैयार किया गया था। लेकिन इस बात का आज क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ ने इंग्लैंड में जाकर लिया है, पाकिस्तान में जाकर नहीं लिया। वहां जाकर उन्होंने मीडिया टॉक किया है और वहां जाकर उन्होंने बताया कि हमारी ही हुकूमत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास आज एटमी कुव्वत भी है और मिसाइल भी है। उनका शॉर्ट पहले आपको सुनाते हैं। कौम को बताएं जी, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं, गुफ्तगू आपने सुनी है नवाज शरीफ साहब की, और वो यही कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है जिसमें ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में आई। फिर उन्होंने ग्रोथ रेट का भी बताया कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा था। राज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ये सारी बातें, ये मीडिया टॉक पाकिस्तान में क्यों नहीं करते, क्या वजह है? यहाँ पर मनपसंद लोग नहीं है, मतलब क्या, अगर वो यहाँ पर आके क्यों नहीं मीडिया ब्रीफिंग देते या सवालों के जवाब देते सहाफ़ियों को? मेरा ख्याल है कि मनपसंद वाली बात नहीं है। यहाँ भी अगर बात करना चाहे तो पीटीवी का अकेला कैमरामैन बुला के भी बात कर सकते हैं, जियो का एक अकेला बंदा बुला के भी बात करेंगे, सारा मीडिया उसको उठा लेगा। ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है वहाँ गए हैं तो एक ईद मनाने गए हैं, जाहिर है मेडिकल चेकअप या ईद जो भी है, ओके, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको घेरा है और वहाँ पे उन्होंने बात कर ली। ठीक।
लेकिन फिजा अगर सच्ची बात करें तो नवाज क्योंकि शरीफ वहां पे घेरा जा सकता है ना, यहाँ पर उनके 100 मील दूर दूर कोई भटक यहाँ नहीं पे जो सकेगा। घेरने वाले हैं इनके ऊपर सवाल है ना साफियों के, ये क्यों नहीं कहलवाते, ये क्यों नहीं बात करते, नहीं, क्यों वो नहीं मिल- घेरते, क्यों वो जब टॉक नहीं बाहर करते, निकले, क्यों बात नहीं करते। आप कैसी बात तो वहाँ के साफी, इसका मतलब उन्होंने घेर लिया, उन्होंने बात निकलवा ली। ये देखिए, तो मैं credit सिर्फ ये तो कह रही जाता हूँ है कि वहां पर वो अप्रोचेबल है, यहाँ पर वो अनअप्रोचेबल है। उनको इस तरह से हाफी बाहर निकले तो नहीं पकड़ सकते, नहीं गुफ्तगू कर सकते। आपको ये भी लगता हो है? सकता है, ये भी हो सकता है, आपकी बात दुरुस्त हो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि फिजा अगर सच्ची बात करें तो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की से ये मोटरवे और कुछ और चीज़ें निकाल दें जो नवाज शरीफ ने काम किया है, तो पीछे तरक्की के हवाले से बचता कुछ नहीं है। ये एक सच है। राना साहब बेशक माने या ना ऐसे ही माने, है, बिल्कुल ऐसे ही राना है। साहब को ये बात माननी पड़ेगी कि एटमी धमाके भी क्रेडिट नवाज शरीफ का है, ये उनसे नहीं छीना जा सकता। जहाज़ों की बात की कि चाइना के साथ मिलकर हमने प्रोडक्शन शुरू की, ये फैक्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं। मिसाइल्स की बात और बाकी चीज़ों की बात देखें, उन्होंने खासी देर गवर्नमेंट की है, तो उनकी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं ठीक है, जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती, या शहबाज शरीफ की या मरियम बीबी की, तो वो कहें कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो नून लीग ने और नवाज शरीफ ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। मोटरवे को सारे लोग तनकीद का निशाना बनाते थे, तो आज मोटरवे के ऊपर, मोटर के अलावा आप मुझे बताएं ना कि कौन सा ऐसा इसी मोटरवे रास्ता पर है? सफर करते हुए तो सारे एहतजाज के लिए जाते हैं। इसका नहीं, गिला तो नवाज वही शरीफ ने भी मोटरवे किया है है। जिसके इज्जत के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो चीजों को तस्लीम करना चाहिए, Accept, मानना yes. चाहिए, जिसका जो क्रेडिट है उसको मानना चाहिए, Appreciate करना चाहिए। तनकीद जरूर करें, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको जरूर दें। बिल्कुल आज ठीक है। जंग भी उनके दौर में अगर आ गई है और उसमें उन्होंने एक रोल प्ले किया है और उसकी पाकिस्तान को फतह मिली है, तो वो क्रेडिट कौन छीन सकता तो है वो उनसे? जंग का माहौल में इस फतह का जश्न मनाए, उनके भाई की हुकूमत है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है, पाकिस्तान में ईद मनाए, लंदन में नहीं, क्यों जश्न चलेगी? मना रही है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट बना रही है। उनके नहीं, वो लंदन जाने से क्या कोई मसला बन रहा है? नहीं, गवर्नमेंट मसला तो को? कोई नहीं बन रहा, गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट लोग हो रही है। ईद मनाने अपनों में आ जाते हैं, वो अपनों से दूर चले गए हैं ईद मनाने। तो ये ठीक समझ नहीं आई मुझे राना साहब। लेकिन मैं ईद पे, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है। मतलब मैं भी लास्ट ईद में यहाँ पर नहीं थी, तो उनकी अपनी पर्सनल आपने चॉइस अमेरिका है। में मनाई थी? नहीं आप मेरी बात छोड़ दें। राना साहब ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों मिर्चें लग रही हैं ऑपोजिशन को? वो बातें तो सच्ची करके, देखिए मिसाइल भी वो JF-17 का भी वो मुआहदे करके गए, फिर एटमी धमाके भी उनकी हुकूमत में किए गए, अब जंग भी उनकी हुकूमत में आ गई है। क्रेडिट तो वो ले रहे हैं, ठीक। अच्छा देखिए, वो जो क्रेडिट वो ले रहे हैं, ठीक है, उनका हक है। और जंग उन्होंने डिज़ाइन की, और तो ये भी उनका हक है कि उन्होंने जंग डिज़ाइन की है। तो 7 जीत डिजाइन, जंग नहीं। वो यही था कि जो ऑपरेशन है उन्होंने, अच्छा। वो तो हमने 6-7 तैयारे गिराए। हमारे फ़िज़ाइया चीफ के मुताबिक हम ज़्यादा गिरा सकते थे, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, डिज़ाइन में इतने लिखे हुए, तो फिर वो वापस आ गए। तो डिज़ाइन में अगर ज़्यादा लिखे होते तो वो ज़्यादा गिरा देते। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो मेरी नाकिस मालूमात हैं, इसमें इस जंग में JF-17 इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, मैं हाले इसमें JC-10 शायद है जो इस्तेमाल, जो इमरान खान के दौर में आए थे, वो इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आई थी। चेक कर लें आप, मैं अगर पल्ले से कह रहा हूँ तो ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भरपूर किरदार अदा किया, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। मियाँ साहब ने भी किया होगा, मैं उनके उससे इनकारी नहीं हूँ। अगर मैं 40 साल हुकूमत करूंगा तो 40 साल में कुछ तो करूंगा ही ना भाई, प्रोसीड करना ठीक है। लेकिन काश 40 साल में हम एक ऐसा हॉस्पिटल बना लेते कि जिसमें मियाँ साहब अपना चेकअप यहाँ खुद करवा लेते। काश एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाता जिसमें हमारे उम्रा के जो मसाइल हैं सेहत के, वो यहाँ पे डील हो जाते। काश एक ऐसा हम हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो जाते जिसके अंदर हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्हें बार बार ट्रैवलिंग की तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ती, यहीं पे सारा कुछ हो जाता। यानी कि इसका मतलब है कि 2 तरह के इंसान यहाँ रहते हैं। एक वो जो इन हब्स ज़्यादा बरामदों के अंदर दवाइयों के लिए एड़ियाँ रिगड़ते हुए मर जाते हैं, और एक वो जो हर साल हर 3 महीने बाद बाहर जाके अपना चेकअप करवाते हैं। यानी इसका मतलब 2 तरह की मखलूक पाकिस्तान में रहती है। मुझे किसी से कोई इतराज़ नहीं है। मियाँ साहब गए, अब वो
मैं क्लिप देख रहा था, वो क्या कौन से भाई हैं कि ईद के मौके पे लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई अगर अपनों में ईद मनाने के लिए आप जा रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन काश आपके अपने पाकिस्तान में ही होते, काश आप हर ईद अपने पाकिस्तान में ही मनाते। यही है? नहीं, वो नहीं होंगे तो गए, क्योंकि मैंने हम अमूमन ये देखा है, अल्लाह उन्हें औरत करे मियाँ साहब को भी, मैं कौन होता हूँ नज़र लगाने वाला, साड़ी तो नज़र ऊँच भी नहीं लगती। तो लेकिन ये कि अगर हम अपने ईद भी यहाँ नहीं गुजार सकते और ईद भी हमने ताज़ा फ़िज़ा के अंदर गुजारनी है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है मियाँ साहब के उन्हें और दे। लेकिन सिंपल सवाल ये कि उन्होंने कहा जी कौम को बताएं कि मैंने ऐसे किया, तो कौम को बताएं कि ये हम कब तक इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बैठ के हुकूमतें करते रहेंगे। कौम को बताएं कि ये मैंडेट जो चोरी होता है, ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। कौम को बताएं कि हम चलती हुई हुकूमतों को क्यों तबाह कर देते, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत भी उसमें शामिल हो। ठीक है, कौम को हम बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि हम अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इखलाक की तमाम सतहों से गिर जाते हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि किस तरह रात के अंधेरों के अंदर डील होती है, किस तरह रात के अंधेरों के अंदर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें होती हैं। मेरा ख्याल है कौम को पता चलना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, कौम को पता चलना चाहिए। वो जो अंदर बैठे हुए हैं ना साहब, वो जब बाहर आएंगे तो फिर बताएंगे कि कैसे डीलें होती हैं और कैसे क्या कुछ होता है। जब वो अपोजिशन में थे वो तो तब भी बताते थे। राज साहब, अभी नवाज शरीफ हमेशा उनके बाहर जाने पर ये आता था कि पता नहीं उनको इजाज़त मिल रही है कि नहीं, नवाज शरीफ को गारंटी के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है, बाहर जाकर वो कोई अपोजिशन की तरह बातें ना करने लग जाएं, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ना बातें करने। अब ऐसा लगता है कि जैसे वो बर्फ़ भी पिघल गई है, ऐसा अब ऐसी कोई हल्के में गुफ्तगू हुई नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के हम दोस्तों को नून लीग की सियासत को समझने के लिए अभी बहुत देर लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा। वो नहीं समझ सकते कि नून लीग या जरदारी किस तरह खेलता है और किस लेवल पे खेलता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से उसका मैकेनिज़्म और रवायती सियासत के वो एक बड़े खिलाड़ी हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो अपना रास्ता निकालना जानते हैं, कब गवर्नमेंट में आना है, कब गवर्नमेंट छोड़नी है, कब जेल जाना है और कब जेल से निकलना है, कब बाहर जाना है, कब वापस आना है। वो सारी चीज़ें एज़ पर डिज़ाइन और एज़ पर डिसाइड होती हैं। जब आपको इतनी चीज़ों पे कंट्रोल हो और सिस्टम का आपको पता हो कि किस तरह उसको प्ले करना है और किस तरह चलना है, किस तरह चलाना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो रवायती सियासत को बेहतर तरीके से वो सियासतदान प्ले कर सकता है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब बड़े अरूज के ऊपर थे जब उनकी सियासत चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उसके अंदर से स्पेस उन्होंने निकाल लिया। कोई बहुत बड़ी मोमेंट के बगैर, कोई 26 नवंबर उन्होंने नहीं करवाया, 9 मई नहीं किया, उसके अंदर से स्पेस निकाल के एक पॉलिटिशियन के तौर पे वो अंदर आ गए, भाईजान बाहर चले गए। सिस्टम के अंदर बहुत अंदर बाहर बैठे बैठे चुप के बाहर मारे, खुद अंदर आ गए। मैं ये समझता हूँ कि ये एबिलिटी और ये हिकमत अमली और कैपेसिटी पीटीआई के अंदर या इमरान खान के अंदर नहीं है। कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अब पॉलिटिशियन ने क्या करना होता है कि उन्होंने अपनी अपनी स्पेस वक्त के साथ साथ कोई छोड़ रहा होता है, उधर से बनवानी होती है, किसी ने लेनी होती है, कोई उस पर इंतज़ार में चला जाता है, कोई इक़्तिदार में आ जाता है, कोई अपोजिशन में। तो इस पे ये सारा ये वो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये सारी ये कहानी 77 साल से जो हमने देखी है, जो विटनेस की है। तो नून लीग हर दौर में कब उन्होंने अपोजिशन के अंदर रहना है वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, इवन कब केसेस के अंदर भी जाना है और कितना जाना है और कहाँ से उन्होंने वापस निकलना है, वो सारे रास्ते होते हैं। पीटीआई एक बहुत बदकिस्मत जमात है कि जिसके पास निकलने का रास्ता कोई नहीं होता। एक ज़िद होती है, हट दर्मी होती है और वो उधर बैठ जाते हैं। और राना साहब जैसे हमारे भाई कहते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त अमली है कि खान साहब ने जो कहा वो उससे नहीं हटे, हालांकि वो यू टर्न को ऐनाबाद समझते रहे हर दफ़ा, लेकिन हर बड़ा आदमी यू टर्न लेता है, कुछ दफ़ा वो पता नहीं अट जाते हैं चीज़ों पे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको अपनी सर्वाइवल देखनी होती है, अपनी ज़िंदगी देखनी होती है। ठीक है, आप जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर इक़्तिदार है, फिर अपोजिशन है, फिर बाकी चीज़ें हैं। इसीलिए
वो आपका मशवरा है कि वो भी अपनी सेहत, अपने आप को मेरा फिट ख्याल है रखने के लिए बाहर कि जाएं, सियासत अपना अगर चेकअप उन्होंने करनी करवाएं। है तो सियासत को सियासत के अंदाज में ही बहरहाल करना। ठीक हो गया। क्यों राणा साहब, आखिर क्यों कमजोरियां हैं, क्यों वो समझते नहीं है कि सियासत को सियासत की तरह लेकर चले, अगर अंदरूनी जंग और लड़ाई और अना की जिद ना बनाए, यही बात है राहत साहब? अगर सियासत पैरी पहने का नाम है, माफिया मांगने का नाम है, लिख के माफिया मांगने का नाम है, ताकतवर के आगे झुक जाने का नाम है, तो मैं हाले ये इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो मैं हाले वो सीखना भी नहीं चाहता, ना वो सीखने के मूड में नहीं, है। नवाज शरीफ ने किससे माफी ठीक है मांगी? ना? आप तो एक अच्छी एंकर हैं, आपके तो इल्म में तारीख होनी चाहिए पूरी नहीं, मैं तरह। अभी पनामा हुआ, फिर आप- अदालतों से ही उन्हें रिलीफ मिला सब कुछ। उससे पहले जो 10 साल का क्या कहते हैं मुआहदा जिस पे लिख के दस्तखत हुए, बल्कि उससे माफी मांगी कई लोगों ने। सऊदी अरब से 10 साल का जो मुआहदा हुआ था, जो 1999 की बात कर। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वो ये नहीं चाह रहा, मैं सब फोकस करना चाह रहा हूँ इमरान पे, ठीक है। क्योंकि इसी में इतनी बचत है, बाकी तरफ दूसरी तरफ बचत कोई नहीं है तो इसलिए मैं उस अच्छा, तरफ नहीं जाना चाहता। बताइए जी इमरान तो खान क्यों वो बात ये सियासत है सियासत नहीं करते? कि देखें, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी आर्जी है, ये मुस्तकिल चीज़ का नाम नहीं है। हाँ। लोग जिंदा वो रह जाते हैं जिनके किरदार जिंदा रह जाते हैं। बुल्ले शाह सा मरना ना ही गोड़ पे कोई हो, ठीक है ना, बुल्ले शाह नहीं मरेगा, ठीक है। इसी तरह जो सुकरात था जिसने जहर का प्याला पिया, वो नहीं कभी मरेगा, ठीक है। ख्वारज़म शाह जिसने चंगेजियों की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया, वो कभी नहीं मर सकता, वो जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन चंगेजियों के आगे झुक जाने वाले, उनके लिए रास्ता बनाने वाले की हिस्ट्री में कहीं याद नहीं रखे जाते। ठीक। भगोड़े कभी भी याद नहीं रखे जाते, हमेशा हिस्ट्री में बहादुर याद रखे जाते, ठीक है। अगर ये ज़िंदगी बहुत मुस्तकिल चीज़ का नाम है, कोई 2-2.5 हज़ार साल जीने का नाम है, तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी पॉलिटिशियन ने ये बताया कि वो 2.5-3 साल अपने जो फ़लसफ़ा है उसके ऊपर अपनी हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। और यही वजह है कि आज वो शख्स जेल में बैठ के आज़ाद है, वो जो चाहे कह सकता है, वो चाहे जो बोल सकता है, वो पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज हो सकता है। ये इलेक्शन जो हुआ है अभी समड़ियाल, कितने नवाज शरीफ साहब के नारे लगे? इमरान के नारे लगते रहे, वो तो जेल में था, ये बाहर थे। नहीं, ठीक है वो ना? तो पीटीआई वाले लगाते रहे, जो नून लीग के वर्कर्स थे वो। मैं कह रहा हूँ ना, कोई क्लिप दिखाएं चला के, चले वो मैं देख दिखाते लेता हैं हूं। आपको, ब्रेक हाँ। में दिखाते हैं कि मरियम नवाज ब्रेक ने ही क्यों नवाज दिखाना है, शरीफ- वैसे दिखा दें। नहीं, मैं ब्रेक में वो टॉपिक हमारा पहले वाला था, उसमें हम दिखाएंगे, राणा साहब आपको तसल्ली करवाएंगे। लेकिन ये देखिए जी, जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, और इंग्लैंड में जाके उन्होंने गुफ्तगू की, और अभी वो वहीं पर क़याम पज़ीर होंगे, ईद उल अज़हा के बाद वापस आएंगे। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, कुछ और मज़ीद टैक्स पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ तो ईद है, और ईद के फ़ौरन बाद ही जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा 10 जून को। फिर जब बजट पेश किया जाएगा, उसमें जो नई तजावीज़ आ रही हैं वो बहुत हैरान कुन आ रही हैं। यहाँ तक आ रहा है कि अगर कैश पर कोई भी चीज़ ले रही है, इंक्लूडिंग अगर आप पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा बैंक में जो डिपॉजिट होंगी और जो बजट के लिए जो मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, उन पर भी टैक्स को बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो अब वैसे जीएसटी है वो तो मज़ीद बढ़ाएगी। गैस भी महंगी होनी है, बिजली भी महंगी होनी है, तो महंगाई का एक तूफान आने जा रहा है। रिलीफ किस तरफ मिलता है ये तो अब हुकूमत जब बजट पेश करेगी तो ही पता चलेगा। राज साहब, मुझे लगता है आपके पास बजट आ गया है, आप जो इतना गौर से देख रहे हैं, क्या आ रहा है बजट में हमारे लिए? ईद के बाद क्या हमें नए तोहफे मिलने जा रहे हैं महंगाई के? देखिए जी, इस पे तो मैं देख रहा था सारे जो अब तक के निकात सामने आ रहे हैं कि नॉन फाइलर को पता नहीं फलानी सज़ा, नॉन फाइलर को फलानी सज़ा, नॉन फाइलर को फलानी सज़ा। एक तो इस बजट में मेरे ख्याल नॉन फाइलर को अब गोली का ऑर्डर ही रह गया है तो शायद हो सकता है उसको तो अब कब्रिस्तान में कब्र की जगह भी नहीं फाइनल देनी। बजट में ये भी हो कि उसको गोली मारने का फैसला किया गया। सही है। देखिए, आपका जो सिस्टम है ना, पूरे का पूरा टैक्स सिस्टम, वो सारा उसकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और बड़ी ड्रास्टिक किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और उस पर लोगों को खौफजदा करने की बजाय, डराने की बजाय, भगाने की बजाय, लोगों को खुद राग़ब करें और उनके साथ बैठें और खौफ लोगों का ख़त्म करें, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लेजिस्लेशन हो, कोई बजट हो, कोई फैसला हो गवर्नमेंट का, उस स्टेक होल्डर से कंसल्ट किए बगैर हो नहीं सकता। ये एक लीगल प्रोविजन मौजूद है और इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक।
तो जो स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट को उनके साथ बैठ के कोई ऐसा फार्मूला बहरहाल देना चाहिए कि जिसके नतीजे में कौम को रिलीफ मिल सके। और जहन में रखिएगा कि बजट या कारोबार की बात बिजनेसमैन से बेहतर कोई नहीं जानता। जो बेचारा रोज़ इस चक्की से निकलता है और पिसता है इसमें, और आवाम पिसते हैं और वो बिजनेसमैन पिसता है। और बिजनेसमैन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बिजनेस कर रहा है, इससे बड़ा कोई जहाद नहीं। जिस तरह हमारा आम सिपाही या हमारा कमांडर जंग के दिनों में वो कमांडर का काम करते हैं, तो इसी तरह ये बिज़नेस की जो जंग है, इकोनॉमी की जंग है, इसका कमांडर बिजनेसमैन होता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तो हमारे बाबू कहते हैं, हमारे बाबू कहते हैं जिन्होंने कभी देले का बिजनेस नहीं किया होता, वो कहते हैं जी बजट असी बनावांगे, लोगों को रिलीफ मिलना है नहीं मिलना हम फैसला करेंगे। ठीक है। तो वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। वो सारे अदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे के अंदर है। लोगों की जज्बात, लोगों की चीखें, लोगों की सारा कुछ उन अल्फाज के गोरख धंधे के अंदर बह जाता है। ठीक है। पूरा साल बजट को लोग समझते समझते बेचारे वो समझ जाते हैं, यानी उनको कुछ समझ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या। तो बेसिकली वो बाबू हमारा क्या करता है कि वो पूरा जोर लगाता है कि अवाम को समझ ना आए कि जरूर कैसी बनाया की। अगर इतनी कोशिश और इतनी मेहनत वो अवाम को रिलीफ देने के लिए करें, तो यकीन करें कि यही जो लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, खौफजदा हैं, ये खौफजदा होने की बजाय लोग खुश हों। ठीक है। और टैक्स वहाँ पे लोग देते हैं जहाँ पे स्टेट शहरी को ऑन करती है, तो यहाँ पे स्टेट शहरी को ऑन नहीं करती, टैक्स लेती जा रही है। सही है। लेकिन शहरी बेचारा जो है उसको किसी किस्म का फैसिलिटेट नहीं किया जाता। विद होल्डिंग टैक्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, नई स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर आएगी उन पर भी टैक्स लगेगा। अलबत्ता सोलर पर नहीं लग रहा, क्योंकि सोलर आपको पता हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्ट किया है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया तो ये जिन्होंने बजट बनाया उन्हीं के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। मेरा बच्चा मुझसे कह रहा था कि कुर्बानी पापा ईद कौन से दिन देनी है, तो मैंने कहा बेटा हम ईद के 30 दिन देंगे। तो उसने कहा 30 दिन तो ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा 30 दिन कौम की इज्तमाही कुर्बानी होनी है। अच्छा। बजट पेश होना, ठीक है ना। और इस बार जो कसाब हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो IMF के कसाब हैं, वो खाल उतारेंगे, आपको तकलीफ भी नहीं होने देंगे। वाह। ठीक है ना। वो इतने अच्छे कसाब हैं कि आपके सिरी पावे भुने बगैर आपको भुने हुए मिल जाएंगे। वाह। ठीक है। सो पहली दफ़ा ईद के 30 दिन बाद पूरी कौम एक इज्तमाही कुर्बानी देगी। और मज़े की बात यह है कि इस इज्तमाही कुर्बानी को अगर मैं ये समझूँ ना कि मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता तो ठीक था, लेकिन ये कुर्बानी हमें हर फिर 2 महीने बाद देनी पड़ेगी। क्योंकि बजट के बाद बजट के बाद बजट आना है। आप पेट्रोल की लेवी में 190 अरब रुपए इस बार आपकी जेब से लिए जाएंगे। ये हुकूमत जो आई थी ना, जो शबाशी साहब के तारीखी जुमले याद है मुझे, उन्होंने कहा था कि अगर हम महंगाई खत्म ना कर सके तो मैं हुकूमत में नहीं रहूंगा। आटा कपड़े बेचने वाली बात है तो छोड़ ही देना, चले कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने तो ये दावा किया था, और उनके साथ बिलावल भुट्टो खड़ा था, मौलाना फजल, पता नहीं कौन कौन लोग खड़े थे। तो इस दिन के लिए आपने ये एक हुकूमत चलती हुई गिराई थी जिसका जो शरह नमू GDP थी 5.7 थी, जो अब मर के 1 पॉइंट समथिंग है। कि इस दिन के लिए आपने ये किया था कि IMF के हाथ में आपने बजट पकड़ा दिया। अब तो आप उसमें सिर्फ मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पल्ले से लिखेंगे पढ़ने के लिए, अदरवाइज आपको बना बनाया बजट मिलेगा कि लें जी ये पकड़ें और ये पढ़ दें। ठीक है। आप तो बड़ा कह रहे थे कि हम गरीब आवाम की बेहतरी के लिए आए हैं, ये गरीब आवाम की बेहतरी की है, ये किया आपने पाकिस्तानियों के साथ। अब मैं एक बात आपको बताऊं, दुनिया में वो माशरे जिनमें मिडिल क्लास खत्म हो जाती है ना, तबाह हो जाते हैं। हो क्या रहा था, हम जैसे मिडिल क्लासी गरीब आदमी कुर्बानी नहीं दे सकता था, मिडिल क्लासी कुर्बानी देते थे, हम उसमें से कोई एक ला के और गोश्त उन गरीबों को भी। इस बार मिडिल क्लासी भी उड़ गए। एक बैल, आम सा बैल ना 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं है। कहा नहीं, आप पता नहीं कोई सस्ती मंडी में चले गए। बहुत आम से बैल की बात कर रहा हूँ। 4 लाख से नीचे मैंने जाके मवेशी मंडी में एक अच्छा सेहतमंद वो था, उसे हाथ लगाया, कितने का है, उन्हें कहा पहले 10,000 करोड़ हाथ ला दे। ठीक है ना, बाद इस बाकी गल करांगे। सही है। तो गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लासियों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए तो बकरा खरीदना मुश्किल हो गया। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो फिर गरीब तक तो गोश्त कैसे पहुंचेगा, जब उन्हें खुद खाने को नहीं मिलेगा।
आप कौन से पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं? आप तो कह रहे थे इशारियां दूरों दूरों किया, हमारे मुंडा पटवारी था, बड़े इशारे हवा में चले गए। दुनिया हमारी इकोनॉमी की तारीफ कर रही है, तारीफ कर रही है। पता नहीं कितने 20 बिलियन डॉलर हमें मेरा ख्याल है हर महीने सूद की अदायगी के लिए चाहिए होता है। मैं आज पढ़ रहा था, फिगर आगे पीछे थोड़े से हो गए होंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा। क्या किया आपने हमारी इकोनॉमी के साथ? गरीब आदमी के लिए ये जो, आप एक बात याद रखिएगा फिजा साहिबा, ये बकरीद जो है ना, ये अब गरीब आदमी के इज्जत नफ्स पे कुंद छुरी चलाने का नाम है। वो लोग जो अपनी इज्जतें बचा के बैठे हुए ना मुआशरे में, अब जब वो नहीं खरीद पाएंगे तो उनके घर में जो एहसास कमतरी पैदा होगा, उनके बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा, उसका इन्हें किसी को अंदाजा नहीं है। आप कह रहे हैं हमने मुआशरा, वो बड़ा इशारे बढ़ गए हैं और तरक्की की तरफ जा रहे। 3.5 साल में 1 रुपया बताएं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। मुझे एमओयूज ना सुनाए आप, मुझे बताएं कि कितने पैसे पाकिस्तान में आए। ठीक है, ये बकरीद मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सफेद पोशों के लिए मौत लेके आएगा। बहुत बहुत मुश्किल हो गया है राहत साहब। जिस तरह मवेशी मंडी का रुख करें तो वहां पर कोई एक बकरा 1.5 लाख से कम का नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख इस तरह तो सिर्फ बकरा है, तो बड़ा जानवर खरीदना हर किसी की तो अब बस की बात ही नहीं है। फिजा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, महंगाई कम करने की बातें तो हर गवर्नमेंट कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन आइडियली इस तरह की कुतोको करना कि कोई गवर्नमेंट भी मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान की जो मईशत जहाँ पे खड़ी है को बड़ा रिलीफ कौम को दे सके कि ये बातें तो हो सकती हैं लेकिन ये हकीकत नहीं है। ठीक है, अगर ये शहबाज शरीफ साहब को हटा के हज़रत कायद-ए-आज़म को कवर से निकाल के आप प्राइम मिनिस्टर लगा दें वापस, तो उनके खिलाफ इनसे ज़्यादा रिसेंटमेंट आएगी, जुलूस निकलेंगे और वो कहेंगे मैंने कराची छाड़ा वापस। सर एक बात समझने की है जिसकी हम बात नहीं करते, आपका जो माशी ढांचा है, जो आपका सिस्टम है, जो जितने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस हैं, जितने आपके अखराजात हैं, ये कश्ती के ऊपर इतना बोझ है, जब तक आप उतारेंगे नहीं ये कश्ती नहीं आगे बढ़ सकती। ये मुल्क अनगवर्नेबल होता जा रहा है। मैं बार बार ये हमेशा ही कहता हूँ कि इन हालात में बढ़ के मारी जा सकती हैं, बातें बड़ी बड़ी की जा सकती हैं। बदकिस्मती से जब तक आप अपने ललित लले याशियाँ ख़त्म नहीं करते, ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, नहीं ठीक हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, इमरान खान ये पूरा क्यों नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये तो 25 करोड़ का मुल्क है ना, आपके 5 अफराद का घर जिसमें आमदन आपकी 2 लाख रुपया हो, खर्चा 10 लाख रुपया हो, क्या पॉसिबल है कि आप वो घर चला सकते हैं 5 लोगों का? नहीं चला सकते। एक 5 लोगों का यूनिट नहीं चला सकते आप। तो मुल्क की भी यही हालत है कि आपके खर्चे हैं अल्लाह के फजल से अरबों में, तो कमाई है आपकी करोड़ों में। तो इसका तवाज़ुन आप कायम रख कैसे सकते हैं? बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है। ये कोई चीज़ आप उठाते हैं, कोई महकमा उठाते हैं, कॉर्पोरेट को दे देते हैं, वो प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाता है। एयर ब्लू प्रॉफिट में चल रही है, PI सारे में चल रही है। भाई कोई दुनिया की ताकत आप देख लें, सारे स्कूल्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। सरकारी स्कूल 200 कनाल का होता है और प्राइवेट स्कूल जो है 4 कनाल का होता है, वो पैसे कमा रहा है और वो घाटे में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है तमाम जहाँ पे गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं ले रही चीज़ों की, और सारे के सारे अदारे वहाँ पे रेलवे की नौकरी की तरह 9 to 5 वाला काम चल रहा है। तो इस बिल के साथ नहीं 5 बंदों का कुनबा नहीं चल सकता। 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये वो बुनियादी सवाल है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आबादी आपका इतना बड़ा बम है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आपके वसाइल, आपकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन कास्ट इतनी ज़्यादा है, आप रोज़ ड्रामे कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, फलाना आ रहा है। भाई आएगा तो उसको करेंगे क्या कहाँ अकोमोडेट करेंगे? आपके पास है क्या? तो ये वो चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से अवाम को सच बताने की ज़रूरत है। अब CPEC की बात कर रहे हैं। CPEC में आपने स्किल कितने यूथ को तैयार किया उसके लिए, यानी आपने कितनी उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयारी की, कितने चैम्बर्स को उस पर लगाया, कितने आपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले। तो नतीजा क्या निकलेगा कि CPEC आएगा, सारे इंजीनियर बाहर से आएंगे, सारे टेक्निकल लोग बाहर से आएंगे। हवा भरने वाले जितने वो उधर होंगे, हवा भरने वाले वो चारे छोटे मोटे पेंचर लगाने वाले वो आपके होंगे,
बाकी सारा के सारा स्टाफ उनका होगा। तो कौमें तैयारी करती हैं उस क्राइसिस से निकलने के लिए। क्राइसिस से तो क्या आपने तैयारी क्या की है? हमने तो अभी बकरे की तैयारी में ही मसरूफ है। पूरी कौम तो ये देख रही है कि हमें कोई जानवर मिल जाए, जितनी महंगाई चल रही है। लेकिन राना साहब ये देखें, आगे कोई बजट, वाकई बात ठीक है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे आप अडियाला से इमरान खान को ले आए, वो भी इससे वर्स्ट कंडीशन में पाकिस्तान को नहीं संभाल सकेंगे। असल में सिस्टम की प्रोजेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा नहीं, देखिए सिस्टम को ठीक किसने करना था? आप 9 दफ़ा वज़ीर आला शिप पंजाब की आपके घर रही है, ठीक है? 5 दफ़ा आप वज़ीर आज़म शिप आपके घर रही है। कम है? इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए? एक घर में 9 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब शिप उनके पास उन घर में थी, 5 दफ़ा वज़ीर आज़म शिप उनके घर में थी। तो किन्ने ठीक करना सी? नरेंद्र मोदी ने ठीक करना सी, वो तो वहाँ अपनी नहीं कर पा रहा। नेतन्याहू ने ठीक करना था, हम नहीं करना था ना। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी हो तो फिर छोड़े ना। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी जो मौका मिल रहा है उसे तो अवेल कर ले। हाँ। कंटिन्यूटी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे हम कि जी साडू कंटिन्यूटी चुका नहीं हुई। मेरी तो 2 दफ़ा कंपार्ट आ गई, मैं तीसरी दफ़ा भी पास नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है जी। मैं तो या तो पास होता आता, ठीक है। कंटिन्यूटी व्हाट डज द मीन ऑफ कंटिन्यूटी? आपको जब मैंडेट मिल रहा है तो इस बात पे नहीं मिल रहा कि जी कंटिन्यूटी नहीं है लिहाजा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, राइट, ठीक है ना। आपने तो वो देना है। और ये जो जुल्फकार भाई मेरे प्यारे बात कर रहे थे कायदे आजम की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत आबरू से अपने पास बुला लिया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 मुकदमे ठोके होने सन ते जेल ही छुटे होना सी, नैब ਉਹਨਾਂ ਦੇ मगर चढ़े होना सी, ठीक है। हाँ, और यही लोग उनके खिलाफ बातें करें। उनकी बहन के लिए क्या नहीं किया हमने? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? जो उनकी बहन के साथ किया, मुझे कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि कुतियाओं के गले के अंदर उनका इंतखाबी निशान डाल के फिराया गया था गुजरांवाला में। छोड़ दे, राह की पहली एजेंट करार दिया गया था उन्हें। मैं इसलिए कहता हूं अल्लाह ने बहुत बेहतर किया, कायदे आजम को वक्त पे बुला लिया। नहीं तो है जो उन्होंने भी 250 मुकदमे तुझे ठोके होने सन और उनको लग पता जाता। बाकी आखिरी बात ये सुन ले, भी नहीं होनी थी, ठीक है ना। हाँ, नहीं होनी थी, मुझे पता है, क्योंकि वो भी मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और असूलों के आदमी थे और उन्होंने असूलों पे कभी सौदेबाजी नहीं की, खड़े रहे। बिल्कुल ठीक है। और ये मैं इस बात की तो गारंटी मैं नून लीग की भी क़यादत किया पर देता हूँ कि उन्होंने भी कभी असूलों पे सौदेबाजी नहीं की, हमेशा थोड़ी सी हटके की है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं है कि हम ये कहें जी इस पर गौर करना चाहिए। भाई आप ऊपर से शुरू हो जाएं, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। ऊपर से आप करें ना, सादगी ऐलान करें ना। वजीर आजम कहें कि मैं वजीर आजम हाउस छोड़ता हूँ जिस पर माहाना करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। प्रेसिडेंसी बंद कर दें, आप गवर्नर हाउसेस बंद कर दें, सबको कहें अपनी अपनी तनख्वाहें कौम के नाम कर दें, पेट्रोल छोड़ दें, बिजली का इजाफी। आप तो कौम की खिदमत गुजार है ना। अच्छा, चंगे में खिदमत गुजार हो, मेरे को ज्यादा पैसे कमांड है। सही बात है, ठीक है ना। आए भी मैदान में, छोड़ दें सारा कुछ, कहें पाकिस्तान के लिए हम सब छोड़ने को तैयार है। पाकिस्तान ने आपको क्या नहीं दिया? बंगले दिए, कोठियां दी, जायदाद दी, बाहर आपको कारोबार दिए। वो उस फिल्म में कहता है ना शशि कपूर और अमिताभ बच्चन कि मेरे पास बंगला है, कोठी है, तुम्हारे पास क्या? वो कहता है मेरे पास माँ है। वो कहो माँ है साढ़े को, कहो कि मेरे पास रियासत, मेरी धरती माँ है मेरे पास, मैं इसके साथ रहूंगा, इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आपने राना साहब सारा टाइम मेरा भी ले लिया, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे लिए भी नहीं छोड़। खैर एनीवे, इस महंगाई से हम सभी निबर्द आजमा है। लेट्स सी बजट में आगे क्या हमारे लिए मुश्किलात आती हैं या आसानियाँ आती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही।